एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग आज बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटी से सवाल पूछे गए हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में, पिछले एसएससी एमटीएस एग्जाम में, तो वो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ दिस रिट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो रिट्स क्या होता है पहले ये समझो। आपको पता है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और अगर इन फंडामेंटल राइट को या मौलिक अधिकार को अगर कोई हनन करता है, वायलेशन करता है, तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये पावर हमें मिलता कहां से है? तो आर्टिकल नंबर 32 हमें ये पावर देता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 226 जो अनुच्छेद 226 है, ये हमें पावर देता है कि हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरीके की ऑर्डर जो है वो इशू करता है। ठीक है, 5 तरीके का ऑर्डर इशू करता है जिसको बोलते हैं रिट्स। तो रिट्स कितने हो जाएंगे? 5 तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी जो है, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसको गवर्न कौन करता है? आपको पता होगा कि हमारे जो राज्य जो होते हैं, उन राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जैसे आपको पता होगा लद्दाख या अंडमान निकोबार या फिर चंडीगढ़, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे कौन गवर्न करता है? यहाँ पे किसका कैसे शासन चलता है? तो प्रेसिडेंट के थ्रू, है ना, राष्ट्रपति के थ्रू। कौन कौन से है हमारे यूनियन टेरिटरी? तो मैं नाम थोड़ा बता दूं, याद रखना है आपको, नंबर भी याद रखना है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में दिल्ली। चंडीगढ़ याद है ना कि जो पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है, राजधानी है। फिर हो गया दिल्ली। दिल्ली के बाद में अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के बाद में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले ये अलग थे, अब साथ में कर दिए गए हैं ना, तो दादर नगर हवेली या दमन दीव। और तो यहां पे ये कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बच गया, कौन सा? पुदुचेरी या पौंडीचेरी। तो टोटल 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो हमारा जब संविधान बनाया गया, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, तो उस समय बहुत सारी बातें हम लोगों ने दुनिया भर के अलग अलग देशों की संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो वहां से हमने लिया है जो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। हमारा आप देखोगे प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद आप देखोगे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर, खेल मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना। तो इसी को कैबिनेट गवर्नमेंट बोलेंगे, ये कैबिनेट गवर्नमेंट है। ठीक है, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच रिलेशन है। ठीक है, लेजिस्लेचर कौन हो जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी बैठते हैं, जो हमारे कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उनको लेजिस्लेचर कहेंगे। और एग्जीक्यूटिव किनको बोलेंगे? कि जो उनको इंप्लीमेंट करता है। तो जो गवर्नमेंट जो है, जो सरकार, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री, या उनके साथ जो मिनिस्टर जो है उनको एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। तो इनका रिलेशन कैसा होगा? ये रिलेशन जो है, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये आइडिया हमने कहां से लिया है? तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, बाकी आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, हमारे राज्यों में गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर होते हैं, तो ये हमने कनाडा से लिया है ये सिस्टम। उसके अलावा देखोगे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्तियां कहीं ज्यादा है ना, राज्य सरकार की तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है। तो ये सिस्टम भी हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहां से लिया है हमने? तो फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से, यूएसए से लिया है ये आइडिया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कौन से देश की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कौन से आइडिया को हमने लिया है, ये याद रखना है, बार बार आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? अटॉर्नी जनरल। देखो बहुत सारी चीजों में सरकार को वकीलों की जरूरत पड़ती है। मान लो कल के डेट में आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिए, किसी मैटर को लेकर के आपने केस कर दिया, तो आप तो अपना एडवोकेट लेके आओगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, जो सरकार जो है, उनको अपनी बातों को रखने के लिए उनको भी तो एक एडवोकेट चाहिए ना। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो खुद नहीं आएंगे ना। तो उनके लिए जो एडवोकेट वाला काम जो है, वो अटॉर्नी जनरल करेगा। तो बहुत सारे लीगल इश्यूज में, कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देने का काम, या उनको
सरकार को प्रस्तुत करने का काम, प्रेजेंट करने का काम अटॉर्नी जनरल करता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में याद रखना है कि ये जो है ये आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 76 में 76 में इनका मेंशन है और इनके पास अधिकार है कि अटॉर्नी जनरल जो है ना, ये लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा की जो कार्यवाही जो होती है, लोकसभा राज्यसभा में जो भी वर्क हो रहा है ना, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वोटिंग का राइट इनके पास नहीं होता है ना, मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट एमसीक्यू, which article provide freedom to manage its own affairs in the matter of religion? तो हम सभी को अपने अपने धर्म को, रिलीजन को फॉलो करने का, उसको फैलाने का, उसके बारे में दूसरे लोगों को बताने का, इन सब चीजों का अधिकार हमारे सामने है, हमारे पास है। ये हमारा संविधान हमें देता है। तो कौन सा आर्टिकल यहां पे है? तो याद रखना है आर्टिकल 26। ठीक है, आर्टिकल 26 जो है ये अधिकार हमें देता है। ठीक है, हम लोग अपना धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम लोग अपने मंदिर, मस्जिद या जो भी हमारे रिलीजियस जो साइट है, गुरुद्वारा जो भी है, वो सब हम बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये अधिकार हमें आर्टिकल अनुच्छेद 26 से मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, हु हैज द पावर टू एबोलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट? देखो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में लोकसभा राज्यसभा होता है, मतलब दो हाउस होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, यहां पे दो हाउस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लो किसी राज्य में दो हाउस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? विधानसभा और क्या बोलते हैं? विधान परिषद। जितने भी राज्य है, जितने भी स्टेट है, उन सभी में आपको विधानसभा तो मिलेगा, अब विधान परिषद आपको कुछ राज्यों में मिलेगा। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको विधान परिषद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे राज्य है जहां विधान परिषद है? नाम याद रखो, पूछा जाता है ये भी, तो याद रखना यूपी बिहार। ठीक है, टोटल 6 है, यूपी बिहार, जिस तरह से मैं बता रहा हूं याद रखो। ठीक है, उसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये टोटल 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है। अब मान लो आज के डेट में, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मन करता है कि उनको भी विधान परिषद चाहिए, मान लो पश्चिम बंगाल सरकार को मन करता है कि विधानसभा तो है, विधान परिषद भी चाहिए, तो ये क्या अपने मन से बना लेंगे? नहीं, इसके लिए इनको जो है पार्लियामेंट को बोलना पड़ेगा, पार्लियामेंट के थ्रू जो है ये पास होगा। तो विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है कि नहीं बनाना है, कैसे बनना है, ठीक है, वो क्रिएट करने का जो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है ना। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश हाउसेस। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसमें कितने हाउस है? बहुत ही आसान सा सवाल है, दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर बैठते हैं? मैक्सिमम 552। 552, दो तो एंग्लो इंडियन वाले हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 552 लोग बैठते हैं। इस 550 में से 530 530 राज्यों से आते हैं और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ये कौन होते हैं? एमपी। ठीक है, और हमारे राज्यसभा में आप देखोगे तो 250 मेंबर है, और इन 250 मेंबर में से जो 12 लोग हैं, टोटल 12 जो लोग हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। उनको जो राष्ट्रपति जो है उनको नामांकित करते हैं, वो इलेक्शन जीत के नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? तो हमारा जो लाइफ है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है, जीवन का अधिकार जो है, और हमारी आजादी का अधिकार है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो ये हमें मिलेगा आर्टिकल नंबर 21 में, आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर बहुत सारे राइट है। ठीक है, जैसे पढ़ाई का आर्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंटरनेट, बहुत सारे राइट्स है। ठीक है, वो सभी आपको जो है लिस्ट याद होना चाहिए अगर आप एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सिर्फ एसएससी नहीं, अगर आप रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सब में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन इज वायलेटेड, देन, अगर किसी पर्सन का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल नंबर 32 हमें ये पावर देता है, अनुच्छेद 32 हमें ये पावर देता है, और वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल नंबर 226 हमें ये पावर देता है। तो चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे तो आप हाई कोर्ट जाओ, तो उसके पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है या हाई कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो देखो, हमारे राज्यों में काम को चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। जैसे स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है ना, जैसे एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी का एग्जाम, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। वैसे स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होता है।
ठीक है। अब वहां से जो लोग चुन के आते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जो राज्यों को चलाने में सरकारों को मदद करते हैं। तो इनमें से कौन उनका फंक्शन नहीं है? तो आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इनका फंक्शन नहीं है, बाकी के जो 3 है ये इनका काम है, फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप यहां ऑप्शन देखो कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉरी, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो ना, जा सकते हो आप। तो यही है क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बोलते हैं। बाकी जो ये देख रहे हो ये आपके लीगल राइट हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है ये। नेक्स्ट, टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा में आपको जीत के जाना है, तो आपकी उम्र जो है, एज जो है वो कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, 30। ठीक है। और लोकसभा जाने के लिए 25 साल का एज होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए। अगर आपको गवर्नर बनना है या फिर अगर आपको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनना है, तो उस केस में आपकी उम्र होनी चाहिए 35। तो ये एज याद रखना है, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं, यहां पे आप देखोगे पार्लियामेंट है ना, हमारा संसद है जिसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो आप देखोगे कौन सा इसमें फीचर नहीं है, यहां जो ऑप्शन है ना इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो ये देखो, अनडिजॉल्वेबल लोअर हाउस। अब लोअर हाउस क्या होता है समझो, लोकसभा एक हाउस होता है, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, याद रखना। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। एक बात याद रखना है कि जब इलेक्शन होगा तो उस समय लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा लगातार चलता रहता है। तो यहां पे देखो, अनडिसॉल्वेबल लोअर हाउस, लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना। लोअर हाउस जो लोकसभा जो है, ये इलेक्शन के टाइम, चुनाव के दौरान जो है ये डिसॉल्व हो जाता है, संसद भंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट मैक्सिमम डैश मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इफ इन द ओपिनियन इट इज मोस्ट एडुकेट रिप्रेजेंटेड। मतलब क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो दो लोगों को वो दो लोगों को वो लोकसभा में बिना इलेक्शन लड़े उनको भेज सकते हैं। वो दो लोग इलेक्शन नहीं जीतेंगे लेकिन उनको भेज सकते हैं। अब वो दो लोग कुछ खास होने चाहिए। कैसे खास होने चाहिए? वो होने चाहिए एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है कि मान लो जिनके कोई एक पर्सन है, जिनका फादर जो है वो मान लो कोई ब्रिटिशर्स है और उसकी मदर जो है वो मान लो इंडियन है, तो इनके जो बच्चे जो होंगे ना वो एंग्लो इंडियन हो जाएंगे। ठीक है, तो दो आंसर हो जाएगा, टू, दो लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि जो कैबिनेट वाला सिस्टम है, ये तो हमने कहां से लिया था, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया था, है ना। ठीक है। अच्छा, यहां पे बाकी देखो, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करते हैं हम लोग, है ना, आर्टिकल नंबर 368 में, अनुच्छेद 368 में हम लोग हमारे संविधान में जो संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो ये सिस्टम हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से आपको पता होगा कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, ये सब जो हमारे प्रियम्बल में भी आप देखोगे ये वर्ड मिल जाएंगे, ये सब हमने लिया है ना। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, द पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड। देखो, मान लो साल की शुरुआत हो गई, अभी जैसे 2023 है, अब मान लो एक महीने के लिए हमारे एमपी वगैरह जो है वो आएंगे, वो आके बैठेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब फिर डिस्कशन करने के बाद में कुछ दिन तक चलेगा, वो मान लो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक वो संसद चलेगा। उसके बाद फिर एक हो जाएगा लंबी सी छुट्टी, 2 महीने 3 महीने की छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक सेशन बोलेंगे। मान लो 40 दिनों तक संसद चला, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे अभी बजट चल रहा था ना, तो बजट सेशन चल रहा था अभी, है ना। तो बजट सेशन मान लो 40 दिन 50 दिन चला, फिर उसके बाद में महीने, 2 महीने 3 महीने का गैप होगा, फिर उसके बाद में जब बारिश का टाइम आएगा तो मानसून सेशन चलेगा। यानी कि जनरली आप देखोगे 3 सेशन आपको देखोगे। बजट सेशन होता है, मान लो 40-50 दिन तक चला, उसके बाद में गैप होगा 2-3 महीनों का, फिर मानसून सीजन में फिर 50-60 दिनों के लिए आएंगे हमारे एमपी, बैठ के काम करेंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर से छुट्टी होगी 2-3 महीनों की। अब फिर उसके बाद में विंटर सेशन होगा, है ना, शीतकालीन सत्र होगा। ठीक है, तो 3 सेशन होते हैं। तो यहां पे देखो कि ये जो सेशन के बीच का जो गैप जो है,
ठीक है। द पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबली, एक सेशन खत्म हुआ, मान लो मॉनसून सेशन खत्म होकर के छुट्टी हो गई 2-3 महीनों की, और फिर विंटर सेशन जो है वो आया, तो इसके बीच का जो ये गैप है ना, ये छुट्टी वाला जो टाइम है, इसको बोलते हैं क्या, रिसेस। क्या बोलते हैं इसको, रिसेस। ठीक है, तो रिसेस क्या है समझ में आया। एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। मान लो आज पार्लियामेंट में हमारे एमपी आते हैं, एमपी आए, लेकिन एमपी जो है वो किसी कारण से खूब हंगामा कर रहा है, पार्लियामेंट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, संसद सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो वैसे केस में हमारे संसद के जो सभापति होते हैं, जैसे लोकसभा में आप देखोगे स्पीकर है, या राज्यसभा में आप देखोगे कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या बोलेंगे कि अगले 2 दिनों के लिए जो है जो है संसद को हम लोग क्या करते हैं, एडजर्न करते हैं। एडजर्न मतलब 2 दिनों के लिए काम रोकते हैं, जाओ अपने अपने घर, बेसिकली अपना अपना काम करो, 2 दिन के लिए छुट्टी। तो वो 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, तो कुछ छोटा सा टाइम पीरियड के लिए जो छुट्टी जो दे रहे हैं ना, गैप दे रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट। फिर उसके अंदर डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, जैसे आपको पता होगा कि एक बार इलेक्शन होने के बाद में 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है, और जब 5 साल खत्म हो गया तब नया इलेक्शन होगा, नई संसद बनेगी, नए लोग आएंगे चुन चुन के, ठीक है ना। तो सेशन खत्म, पूरा का पूरा 5 साल खत्म होने के बाद जब नया संसद जब चुना जाएगा, पार्लियामेंट में नए नए मेंबर जब आएंगे, तो जो लास्ट जो होगा ना, उसमें हम लोग बोलेंगे कि संसद क्या होगा, डिजॉल्व हो गया, मतलब खत्म, इस बार का संसद खत्म, अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, इलेक्शन होकर जो लोग आएंगे वो लोग संसद में बैठेंगे। ठीक है। और कट मोशन जो है ये अलग तरह का एक मोशन है, जिसमें अगर मान लो कोई पर्सन जो है ये क्या करता है, ये कट मोशन लेके आएगा, तो इसमें क्या होगा कि सरकार जो पैसे खर्च कर रही है ना किसी योजना में, किसी स्कीम में, तो उस पैसे को, है ना, उस योजना में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है कट मोशन के थ्रू। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आपको पता होगा बहुत सारे लोगों की ट्रैफिकिंग होती है ना, लोगों को किडनैप कर लिया, कहीं जाके बेच दिया, या फिर जबरदस्ती उसको कहीं पे काम करवाया जा रहा है, ऐसे खबरें हम लोग बीच बीच में सुनते हैं। तो ये गलत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको साफ मना करता है कि ये गलत है, और अगर ऐसा कहीं किसी के साथ हो रहा है तो उसका फंडामेंटल राइट जो है, उसकी मौलिक अधिकार जो है वो वायलेट हो रही है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, ये दोनों जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। थ्रू 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 1976 में हमारे संविधान में कुछ बदलाव किए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, आज जो चेंज किया जाता है ना उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 42 नंबर वाला जो चेंज किया गया 1976 में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उस समय जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट जो है वो ऐड किया गया, कहां, आर्टिकल नंबर 51A में, अनुच्छेद 51A में। इससे पहले हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब ओरिजिनल वाला संविधान जब बना, तो उस समय में किसी भी तरीके की कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ये तो बाद में 1976 में जोड़ा गया है ना, संशोधन करके 1976 में। देखो जो 42nd अमेंडमेंट जो है, जो 42वां संविधान संशोधन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम, एसएससी एमटीएस ले लो, एसएससी सीएचएसएल ले लो, आप एसएससी सीजीएल ले लो, या फिर आप एफकेट बोलो या रेलवे एग्जाम, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। Which article of Constitution of India state that right to freedom of speech and expression? हमें अपनी बातों को रखने की आजादी है, हमें अपने बातों को, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये हमें कहां मिलता है, ये हमें आर्टिकल नंबर 19 हमें प्रोवाइड करता है, अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। Every judge of Supreme Court in India shall hold office until he attain the age of dash year. अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है आपको, तो आपकी एज जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम 65, मतलब 65 साल के बाद में आप रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, जैसी उसकी 65 एज हो जाएगी वो रिटायर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आप किसी हाईकोर्ट में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट, वकील के तौर पे। हो सकता है एक हाई कोर्ट पे या 2 या 3, एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, लेकिन कुल मिलाकर के आपने 10 साल आपको काम किया होना चाहिए एज अ एडवोकेट, एज अ कहा, हाई कोर्ट में।
नहीं तो एक तो ये भी है, दूसरा क्या है, आप किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज, एज ए जज आपको वर्क किया होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जज। ठीक है, तो होना चाहिए ये कि आप 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में, अब हो सकता है कि एक हाई कोर्ट में 2 साल के लिए काम किया, एक हाई कोर्ट में 3 साल के लिए जज काम किया, तो कुल मिला के 5 साल हो गया ना, तब आप क्या बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो। तो कम से कम ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, इज कवर्ड फ्रॉम। तो हमारा जो आजादी है ना, राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम जो है वो आपको मिलेगा 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। बहुत सारे इस तरह में इसमें राइट्स है, ठीक है। आपको ये 26 से 30 यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, 26 से 30 यहाँ पे आपको रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा, है ना। हम लोग अपने धर्म को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, धर्म को फैला सकते हैं, धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं, ये सब आपको आर्टिकल 26 और 30 ये सब में मिलेगा, ठीक है। 14 से 18 में आपको जो है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार मिलेगा, राइट टू क्या, इक्वालिटी, समानता का अधिकार मिलेगा 14 से 18 में। और 23, 24, 23 और 24 में आपको क्या मिलेगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका किसी अधिकारों का आपको हनन किया जा रहा है ना, मान लो आपको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, कहीं फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाया जा रहा है, तो वैसे केस में आर्टिकल 23 और 24 वहां पे वर्क करता है, ठीक है, तो वो यूज होता है वहां पे। नेक्स्ट, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो हमारा जो आर्टिकल 51 है ये किस चीज के बारे में है, तो आर्टिकल 51 में आपको जो है वो मिलेगा क्या, देखो एक चीज मैं बता दूं, आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक यहां पे आपको डीपीएसपी मिलेगा, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको 36 तक मिलेगा, है ना, क्योंकि 12 से 35 उससे पहले तो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये जो 36 से 51 तक ना, तो 51 वाले में डीपीएसपी तो है, लेकिन कौन सा है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ये हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो आपको बताना है कि कौन से चैप्टर में, ठीक है, हमारा पार्लियामेंट कैसा होगा उसके बारे में डिस्कशन है, कि पार्लियामेंट किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होगा नहीं होगा, तो वो आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 के हिसाब से, तो यूनियन बजट जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बजट आती है ना, ठीक है, उस बजट का जो प्रॉपर नाम जो है, प्रॉपर टर्म जो उसके लिए यूज करते हैं ना, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रॉपर है। बजट तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर टर्म याद रखना है आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये एमसीक्यू मैंने देखा है बहुत बार आपको एसएससी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी एग्जाम के स्टैटिक जीके में बहुत बड़ी सवाल आया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन। देखो राज्यों में जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जब कभी भी वो डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो डिसीजन तो वो लोग लेते हैं, लेकिन किनके नाम पे लेते हैं, तो वो गवर्नर के नाम पे लेते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा होगा कि डिसीजन ले रहा है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, लेकिन किनके नाम पे, तो गवर्नर के नाम पे, ठीक है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सारा गवर्नर के पास होता है, ठीक है। वैसे ही प्रधानमंत्री जब कुछ भी डील करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उस समय में वो करते तो प्रधानमंत्री है, डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से वो डिसीजन जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। देखो राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार जो है, ये एक समय में आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 ए में जो है ये फंडामेंटल राइट एक समय में था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, बाद में फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया 31 में से, और अभी इसको बना दिया गया है आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है, आर्टिकल 31 से निकाल करके 300 में डाल दिया गया। अब ये है लीगल राइट। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये है एक लीगल राइट, ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, आप डायरेक्टली जुड़ के आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें यूपीएससी के बारे में आपको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो यूपीएससी जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में आपको मिलेगा,
फॉर एग्जाम्पल आपने जरूर नीति आयोग सुना होगा ना, नीति आयोग। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे कहीं पे भी आपको नीति आयोग की जानकारी नहीं मिलेगी, नीति आयोग के बारे में कोई वहां पे मेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब संविधान पढ़ोगे तो आपको यूपीएससी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब यूपीएससी जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हिंदी में बोलेंगे कि यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। अब बाकी जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट, समीर वांट्स टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन। समीर को लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करना है ना, लोकसभा इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट करना है। एज क्या होना चाहिए उसका? तो जैसे लोकसभा में अगर आपको जाने का मन है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल, सॉरी 25 ईयर, 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। तो अगर आपको लोकसभा के लिए कंटेस्ट करना है तो आपको उम्र जो एज जो है वो होनी चाहिए 25 ईयर, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं या हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अब वहां उम्र चाहिए 30 साल, ठीक है, 30 ईयर। Which of the following constitutional amendment incorporated दादर नगर हवेली into Union Territory of India? भारत जब 1947 में आजाद हुआ ना, तो उस समय जो दादर नगर हवेली है वो भारत का भाग नहीं था उस समय तक, क्योंकि उस समय तक उसमें जो है पुर्तगाल नाम की जो कंट्री जो है उनका कब्जा था। बाद में 1961 में 1961 में पुर्तगाल से आजाद करवाया गया दमन दीव, जो दादर नगर हवेली है इनको, ठीक है। और उनको आजाद करवा करके उसको भारत का भाग बनाया गया। तो भारत का भाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो कौन सा संशोधन है? तो जो है 10वां, जो 10th अमेंडमेंट जो है, इसके थ्रू 1961 में जो है दादर नगर हवेली को इंडिया का पार्ट बनाया गया। याद रखना है 1961, 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। Which constitutional amendment act included fundamental duty in Indian Constitution? जैसे मैंने बताया कि जब ओरिजिनल संविधान बना था, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, ये तो बाद में जोड़ा गया। तो बाद में 42nd वाला जो 42 नंबर वाला संशोधन जो है, कौन से साल में, ईयर भी पूछते हैं। मैंने बहुत बार देखा है एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी ईयर में जोड़ा गया था। तो 1976 में, याद रखना है 1976 में जो है फंडामेंटल ड्यूटी को 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो जो भी एमसीक्यू ये देख रहे हो ना, ये सभी आपके एसएससी एमटीएस की पीवाईक्यू है, एसएससी एमटीएस जीके पीवाईक्यू है। तो बहुत चांस है कि जब आप एसएससी एमटीएस 2023 या एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम जब दोगे तो ये सब आपको क्वेश्चन रिपीट दिखेंगे, क्योंकि एसएससी में ऐसा होता है, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। Which fundamental right was removed from 44th constitutional amendment? तो 44वां नंबर संविधान संशोधन करके कौन सा राइट को हटा दिया गया? तो जो प्रॉपर्टी का राइट है, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल नंबर 31 में, अनुच्छेद 31 में पहले फंडामेंटल राइट हमारा प्रॉपर्टी भी था, संपत्ति का अधिकार जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन बाद में 44वां नंबर 44th अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया। अब इसको आर्टिकल 300 में डाल करके इसको लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। Dash is a motion moved by member to cut short debate on a matter before the house. मान लो कोई टॉपिक को लेकर के डिबेट हो रहा है, तो जनरली टॉपिक के ऊपर डिबेट होता है ना हमारे पार्लियामेंट में, तो सभी एमपी जो है अपना अपना बात जो भी रखना है एक लिमिटेड टाइम में रखते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे हाउस में 100 लोग हैं, मान लो हमारे लोकसभा में किसी दिन 400 लोग आए हुए हैं, ठीक है, सभी लोग प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, 400 लोग आए हुए हैं। तो 400 लोगों में बारी बारी करके सब अपनी बातों को रख लें। तो मान लो 100 लोगों ने अभी तक अपनी बातों को रख दिया, 300 लोगों ने अभी तक अपनी बातों को नहीं रखा, लेकिन लगभग लगभग 400 के 400 लोग जो है इन बातों को लेकर के एग्री है। स्टार्टिंग के 100 लोगों ने जो भी कहा ना इन बातों को लेकर के, बाकी के जो 300 बच गए वो लोग भी एग्री है। तो जरूरी नहीं है कि उनको बातों को रखना, क्योंकि सभी को एग्री कर रहा है कि हाँ सही बात है, ठीक है। तो वैसे केस में एक मोशन लाया जाता है जिसमें यह बोला जाता है कि स्टार्टिंग के जो लोग बोल गए ना इनके बातों से बाकी सब एग्री कर रहे हैं, तो अलग से फिर से और टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है ना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो वैसे केस में जो मोशन लाया जाता है उस मोशन को बोलते हैं क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन, ठीक है। तो जो डिबेट है उसको शॉर्ट कर दिया गया है ना, 400 लोगों के बदले मान लो स्टार्टिंग में कुछ लोग बोल गए, बाकी लोगों ने हाथ उठा के बोल दिया कि हाँ हाँ हम एग्री करते हैं, तो उसको क्लोजर मोशन बोलते हैं, ठीक है। In which of the following year was the preamble of Indian Constitution first amendment? हमारे संविधान का सबसे स्टार्टिंग में आप देखोगे जो प्रस्तावना जो होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल जो है, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जैसे सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया है ना, इंटीग्रिट सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया है ना, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखना है सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया,
सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ 1976 में, 42nd अमेंडमेंट करके, 42वां संविधान संशोधन करके ये तीन शब्दों को जोड़ा गया। और ये तीन शब्द भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताओ कौन कौन से वर्ड को जो है हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ठीक है, तो और इंटीग्रिटी, ये सब शब्द को जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। The feature of directive principle of state policy in Indian Constitution is borrowed from, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डीपीएसपी का जो आइडिया जो है हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया है। अच्छा अब एक सवाल आप बताओ, आयरलैंड का कैपिटल क्या आपको पता है? बताओ मुझे कमेंट करके, पता है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। What is the draft of the legislature proposed that needs to be passed in both house of parliament of India to become act? देखो, मान लो हमारा कोई कानून जब बनाना होता है ना, तो प्रोसेस क्या होता है समझो। सबसे पहले वो एक्ट नहीं होता है, जब कानून बन गया तब एक्ट बोलेंगे। जब तक कानून नहीं बना है तो उसको क्या बोल रहे हैं, मान लो उसको बोल रहे हैं बिल, क्या बोलेंगे, बिल, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा है। तो मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक डॉक्यूमेंट लेके आया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को बिल बोला जाएगा हमारा लोकसभा में। लोकसभा में उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। लोकसभा से जब वो बिल पास हो जाएगा, अभी भी उसको बिल बोलेंगे, तब जाकर के वो राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में भी वो बिल पास हो जाएगा, तब जाके वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करेंगे तब जाकर के वो बिल एक्ट बनेगा। एक तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले राज्यसभा में डिबेट डिस्कशन हो गया, पास हो गया, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, वहां भी डिबेट डिस्कशन होकर पास हो गया, तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब वो जब साइन करेंगे तब जाके वो एक्ट बनेगा। तो जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक वो होता है बिल, ठीक है, तब तक क्या होता है, वो बिल होता है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी। Which feature of Indian Constitution refer to existence of more than one level of government in country? देखो हमारा पूरे कंट्री के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग राज्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप देखोगे, आपके पंचायत होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। According to fundamental duty given in Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen to uphold and protect sovereignty and unity integrity of India. हम सभी का ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे देश को बचाना है, हमारे देश की यूनिटी जो अखंडता जो है उसको मेंटेन करके रखना है ना। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कहां मिलेगा, आर्टिकल नंबर 51 ए में मिलेगा, याद रखना, अनुच्छेद 51 ए में आपको फंडामेंटल ड्यूटी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मनी बिल एक खास तरीके का बिल होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जाके बिल एक्ट बनेगा। लेकिन मनी बिल के केस में ना राज्यसभा का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली लोकसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और फिर वहां पे जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो मनी बिल जो है वो अनुच्छेद आपको 110 में मिलेगा, आर्टिकल 110 में मिलेगा। तो मनी बिल के केस में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट, तो बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। थोड़ी देर पहले बताया राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, वे फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी देखोगे एक्सप्लॉयटेशन वाला मैंने बताया 23 और 24 है, आर्टिकल 23 और 24 है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक मिलेगा। राइट टू फ्रीडम आपको 19 से 22 तक मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मतलब देखो आप हिंदी यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डील विथ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक लॉ है, ये एक रूल है कि किसी भी पर्सन के साथ में उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके कलर, उसके जेंडर, है ना, उसके रिलीजन के आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं ना। किसी तरीके डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर है ना, बराबर है, इक्वल है। नेक्स्ट देख लो,
आर्टिकल 23 एंड 24 जस्ट मैंने थोड़ा देर बताया, 23 24 क्या में करता है, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो हमने क्या करा, तो आपके एसएससी एमटीएस स्टैटिक जीके में से जो पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू, जो आपके प्रीवियस एसएससी एमटीएस एग्जाम में, कौन सा एसएससी एमटीएस, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में हुआ है ना, तो एसएससी एमटीएस 2022 वाला जो क्वेश्चन जो है वो सारा पॉलिटी का देख लिया, पार्ट 1 में कुछ था, पार्ट 1 2 में ये है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें कुछ और एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो आप कमेंट करके मुझे बताओ, तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।